दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म उपलब्धि द टारगेट पर। तो आज हम लेकर आए हैं समाचार पत्रों के हिंदी संस्करण का संपूर्ण संग्रहण डेली हिंदी न्यूज एनालिसिस अर्थात DHNA। इस 15 मिनट के शो में आपको प्रतिदिन के सभी महत्वपूर्ण न्यूज एंड टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो आपके करंट अवेयरनेस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण अपडेट है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन अर्थात SIR से, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार की अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 3,66,000 वोटर्स का ब्यौरा 9 अक्टूबर तक मांग दिया है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने ये भी बताया कि सूची में अधिकतर नए मतदाता जोड़े गए हैं, किसी भी हटाए गए मतदाता ने अब तक शिकायत नहीं की है। जहां एक तरफ ADR की तरफ से जो चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। ADR का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसके तरफ से ये कहा गया है कि जिन लोगों का नाम काटा गया है उन लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई है। वहीं याचिकाकर्ता के द्वारा मीडिया में वोट चोरी जैसे अभियान चलाकर आयोग को बदनाम करने को लेकर सरकार की तरफ से भी दलील पेश की गई है। इस पूरे प्रक्रम में महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि वोटर लिस्ट से हटाए गए लगभग 3,66,000 वोटर्स का ब्यौरा चुनाव आयोग को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो चलिए अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बिहार की अर्थव्यवस्था 2 दशक में लगभग 12 गुना छलांग लगाई है। इसको लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। दोस्तों, बिहार लगभग 3,000 वर्ष पहले चाणक्य द्वारा ये कहा गया था, कोष मूलों ही दंड, अर्थात राजकोष ही राज सत्ता की रीढ़ है। तो हमें याद रखना होगा कि हजारों वर्ष पहले लगभग 17वीं 18वीं सदी तक बिहार का अतीत काफी समृद्ध और वैभवशाली रहा है। महाजनपद कालीन इतिहास से लेकर लगभग मध्यकालीन इतिहास तक बिहार की अर्थव्यवस्था काफी समृद्ध रही है। इसी के समर्थन में इटली के पर्यटक वारसेमा के द्वारा लिखा गया कि पटना संसार के सुंदर नगरों में से एक है। यहाँ से रेशम व सूती के कपड़े बाहर भेजे जाते थे। फ्रांसीसी यात्री ने भी फ्रांसवा बनियर ने लिखा है कि 17वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के वृत्तांत में उनके द्वारा बताया गया कि जो पटना था वहां पर 8 सरकार और 245 परगना था। पटना में चीनी, लाख, पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद इत्यादि बनाया जाता था। उसकी रिफाइनरी के लिए छपरा में फ्रेंच, पुर्तगाली और डच कंपनियों की फैक्ट्री भी लगी हुई थी। परंतु दोस्तों, आज़ादी के बाद उसी बिहार में 1950-1980 के दशक में विकास लगभग ठहर गया था। यह अवरुद्ध, स्थिर या गतिविहीन विकास का दशक था। दुर्भाग्य से बिहार की अर्थव्यवस्था उन दशकों में उतनी लंबी छलांग लगाने में सफल नहीं हो पाई जितना अन्य राज्य की अर्थव्यवस्था हो सकी थी। अतः यह समाचार बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए काफी सुखद है। तो चलिए अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला न्यूज है हमारा ग्लोबल वार्मिंग से। तो हम अभी अक्टूबर के महीने में चल रहे हैं और अभी लगातार 2 घटनाएं प्रमुख रूप से सामने आई हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश और बिहार में पुनः बाढ़ की स्थिति गंभीर बनाती जा रही है। दोस्तों, अक्टूबर महीना अक्सर शांत रहता है। मानसून प्रायः सितंबर के मध्य या अंत तक अपनी अंतिम वर्षा देकर विदा ले लेता है, किंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ है। दोस्तों, इस बार के मानसून में अगर सबसे पहले किसी क्षेत्र ने प्रतिकूल प्रभाव झेला है तो वह उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश रहा है। तो इस प्रकार वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग लगातार अपना काम धीरे धीरे करती जा रही है। आज स्थिति यह है कि ये समस्या केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में भारी वर्षा, अतिवृष्टि जैसी घटनाएं को बढ़ा रही हैं। धरती के तापमान पर अभी तक कोई नियंत्रण नहीं हो पाया है। औसत बढ़ते तापमान के कारण समुद्रों में निरंतर हलचल बनी हुई है और इसी कारण वर्षा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या इसके पीछे के वास्तविक कारण को जानने का अधिकार हम सभी को नहीं है? तो हर राज्य और देश कहीं न कहीं इस स्थिति के लिए दोषी है। हमने विकास के साथ साथ अपने दैनिक जीवन की विलासिता को इतना बढ़ा लिया है कि धरती का अत्यधिक दोहन होने लग गया है। अतः हम सभी को यह ध्यान देना होगा कि अगर धरती को ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से बचाना है तो हमें अपने दैनिक जीवन शैली को सुधारना होगा। हमें विलासिता में भी प्रकृति का समावेशन करना पड़ेगा। तो चलिए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पटना निवासी के लिए बहुत ही खुशखबरी आया है। पटना मेट्रो शुरू हो गया है और 15 रुपये प्रति व्यक्ति किराया से यह प्रारंभ हो चुका है। पटना मेट्रो का जो प्रथम चरण है इसमें पाटलिपुत्र ISBT से भूतनाथ वाया 0 माइल तक यह चलाई जा रही है। पहला दिन मेट्रो सुबह 8 से रात 8 बजे तक चलाई गई है और
लगभग 10,000 लोगों ने इस सफर का आनंद लिया है। तो दोस्तों, बिहार के लिए यह एक गौरवशाली दिन रहा और पटना मेट्रो प्रारंभ हो चुका है। इस मेट्रो के जो यात्री थे उनका भी फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा और किफ़ायती भाड़े को लेकर सब लोग काफ़ी खुश रहे हैं। तो चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला न्यूज़ हमारा जैन तीर्थंकरों से संबंधित है, क्योंकि जैन तीर्थंकरों के जीवन पर आधारित फिल्म दिवाली के बाद प्रदर्शित होने वाला है। इसमें लगभग जैन का धर्म की अनादिकालीन परंपरा और 24 तीर्थंकरों के जीवन पर आधारित पहली एनिमेटेड फिल्म तीर्थंकर जैनत्व के कल, आज और कल, इसका नाम है दोस्तों तीर्थंकर जैनत्व के कल, आज और कल, यह बनकर तैयार हो गया है और इस फिल्म का निर्देशन राजेंद्र जैन ने किया है। दोस्तों, इसमें विशेष रूप से दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही परंपराओं के संतों, मुनियों और आचार्यों के विचार को शामिल किया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है और इसको हम सभी ध्यान रखेंगे। फिल्म का जो हमारा नाम है वो है तीर्थंकर जैनत्व के कल, आज और कल। तो चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, साइंस और टेक से हमारा जो अगला न्यूज़ है वो है तारामंडल के बारे में। पटना को एक महत्वपूर्ण सौगात मिला है तारामंडल के रूप में। यह पहला वर्चुअल रियलिटी थिएटर होगा जिसमें एक साथ 25 लोग इसका उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से पटना राजधानी को एक नई सौगात मिला है। अब पटना तारामंडल में बिहार का पहला वर्चुअल रियलिटी थिएटर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया है। इस थिएटर में कुल 4 शो दिखाए जा रहे हैं। इनमें मिशन टू मार्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, रोलर कोस्टर एडवेंचर और जर्नी टू मून शामिल है। प्रतिदिन लगभग 3 शो का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों, इसके टिकट का दर वयस्कों के लिए 100 रुपया और बच्चों के लिए 50 रुपया रखा गया है। दर्शकों के द्वारा जो फीडबैक प्राप्त हो रहा है उसमें यह बताया गया है कि शो एडवेंचर व एंटरटेनमेंट के साथ काफ़ी ज्ञानवर्धक साबित हो रहा है। तो चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, देश की पहली सरकारी डिजिटल यूनिवर्सिटी नाइलिट को लॉन्च कर दिया गया है। हम लोग ध्यान रखेंगे, इस यूनिवर्सिटी का नाम है नाइलिट। एआई समेत लगभग 14 नई स्ट्रीम में घर बैठकर हम लोग कोर्स कर सकते हैं। यह देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी एनडीयू शुरू की गई है। यह छात्रों को एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर, क्लाउड कंप्यूटिंग, एथिकल हैकिंग और वीएलएसआई जैसे जॉब रेडी कोर्स घर बैठे पढ़ाने का अवसर देती है। सभी कोर्स 100% ऑनलाइन है, अर्थात सारा का सारा कोर्स ऑनलाइन होगा और वर्चुअल लैब के माध्यम से प्रैक्टिकल भी किया जा सकता है। दोस्तों, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक लगभग 40 लाख युवाओं को डिजिटल और टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे ग्रामीण और छोटे शहरों के छात्र भी नौकरी के लिए तैयार हो सकें। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ndu.digital पर जाएं और अपने आईडी को बना लें। उसके बाद अपने पसंद के कोर्स को चुन लें। इसमें 14 सब्जेक्ट की पढ़ाई को किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर डिजाइन, आईटी सर्टिफिकेशंस, एम्बेडेड सिस्टम, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, माइंडसेट डेवलपमेंट, इंडस्ट्री 4.0, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डीप क्राफ्ट टीएम, डेव ऑप्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। देश का जो पहला सरकारी डिजिटल यूनिवर्सिटी है नाइलिट, इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जो हमारा अगला न्यूज़ है ये हमारे लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली है, क्योंकि भरी अदालत में सीजीआई की अवमानना हुई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई हैं वो एक सुनवाई में उपस्थित थे और इसी दौरान एक जो रजिस्टर्ड वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा जूता उनके ऊपर उछाला गया। तो ये जो मतलब वकील को ये मालूम था कि उसकी हरकत का क्या अंजाम होने वाला है, फिर भी उसने ऐसा हरकत किया। भले ही सीजीआई ने अपनी उदारता दिखाई है, लेकिन कानून को भी अपना काम करना चाहिए, वरना इसकी पुनरावृत्ति देश के तमाम कोर्ट्स में होने लगेगा। ऐसी ही वैचारिक असहिष्णुता की परिणति थी कि हमने गांधी जी को खोया था। दरअसल हाल के वर्ष में इस तरह के असहिष्णुता का अधोपतन सड़क पर फैसला करने की प्रवृत्ति में हुआ है और यह बढ़ता गया है, क्योंकि कानून अपना काम करने में सक्षम नहीं हो पाया है। तो इस पर हमें रोक लग, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है और कोई भी प्रतिक्रिया एग्रेसिव माइंड से देने से बचना होगा। दोस्तों, मेरे संज्ञान में लोकतंत्र में और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह एक काला दिन की तरह है, यह एक काला अध्याय की तरह है, क्योंकि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर किसी सुनवाई के दौरान कभी किसी प्रकार का हमला नहीं किया गया था। तो चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा आज का डेली हिंदी न्यूज एनालिसिस जो
राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण न्यूज व टॉपिक्स का संग्रहण है। उसका प्रारंभिक भाग समाप्त हुआ और अगर आपको यह पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट हमें करते रहें। इस प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।